गुड इवनिंग। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं और हमने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में काम होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इसका निर्माण होता है। और यह काम जो होता है वो डीएनए के डायरेक्शन में होता है, ऑन द टेम्पलेट ऑफ, कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए। किस पर होता है? ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए एंड रिक्वायर्स, किस चीज की जरूरत है? रिक्वायर्स द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किसकी जरूरत है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। और इस एंजाइम को हम ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, राइट। ये हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि आरएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया है हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम रोल प्ले करेगा उसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे, और शॉर्टकट में हमेशा हम इसको ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं या आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, राइट। और यहाँ पर टेम्पलेट जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसका हो रहा है? डीएनए का। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम ये जान लें कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम टाइप की बात करेंगे कि कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, टाइप ऑफ आरएनए, तो आपको पता है कि ये कैटेगरी है आरएनए की। इनमें से एक तो राइबोसोमल आरएनए है, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्वेबल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एंड HNRNA, दिस वन। ये HNRNA जो होता है इन यूकैरियोट्स, और मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए बनता है इन प्रोकैरियोट्स। इस तरह से आरएनए की ये जो वैरायटीज हैं यहां पर लिखी गई हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। यूकैरियोट के केस में हम HNRNA कहते हैं। इट इज द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। हम अभी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि हम इसको डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए क्यों नहीं कहते, जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल में कहते हैं, राइट। और प्रोकैरियोटिक सेल में मैसेंजर आरएनए का डायरेक्ट निर्माण होता है। इतनी सारी बातें आपको बतानी थी, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था। और हम डिस्कशन कर रहे थे कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। जब हम राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? राइबोसोमल आरएनए की। तो ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूट्स द राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियोलस। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एक स्फेरिकल बॉडी डॉट लाइक होती है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस में भी राइबोसोमल आरएनए होता है, और कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। और हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, आइए इस पर आगे हम बढ़ाएं बात। राइबोसोम जो होता है ये इसेंशियल कंपोनेंट होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। द राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। अगर हम राइबोसोम की व्याख्या करें कि ये है क्या चीज, राइबोसोम, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोस का मतलब ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्लस प्रोटीन्स, और सोमा का मतलब होता है, सोमा स्टैंड्स फॉर द बॉडी, मीन्स द स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियो मीन्स आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम का निर्माण करे उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं।
तो राइबोसोमल आरएनए, राइबो न्यूक्लियो और प्लस इसके साथ क्या है, इसके साथ प्रोटीन है, तो इस प्रकार से राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाएगा इसको। इसका मतलब ये हो गया कि द स्फेरिकल डॉट लाइक बॉडी, द स्फेरिकल डॉट लाइक बॉडी which is made up of the ribosomal RNA and proteins present in the both type of cells, बोथ टाइप ऑफ सेल, दोनों प्रकार की सेल्स में पाया जाता है। किसमें किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये दोनों में पाया जाता है। बात को समझिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में होता है। आगे इसी चैप्टर में आप समझेंगे कि राइबोसोम सीट प्रोवाइड करता है, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक बॉडी होती है जिस पर कि प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम प्रोवाइड्स द सीट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। बात समझ में आ गई? अब जितनी भी लिविंग यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सभी में राइबोसोम सक्रिय रोल प्ले करता है। सक्रिय रोल इसका है, एक्टिव रोल है किसमें? इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन होता है। आपको यह भी मालूम है सेंट्रल डोग्मा कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। हमने डीएनए से डीएनए के निर्माण की कथा आपको कर दी है। फिर इसके बाद आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगा, लेकिन डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय सबसे पहले हमें यह जानना है कि कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। उसमें बात आई राइबोसोमल आरएनए कहाँ होता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या चीज़ है? अभी बता रहे हैं कि स्फेरिकल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका निर्माण आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। इसीलिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन टर्म हमने यहाँ पर यूज किया है। द सोमा मीन्स द बॉडी, दैट इज द स्ट्रक्चर, द स्फेरिकल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, मीन्स द राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट द राइबोसोम। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, you know, there is no nucleus, there is no endoplasmic reticulum, सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर ये बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, बिकॉज द यूकैरियोटिक सेल इज कंप्लीट स्ट्रक्चर, it is having all the necessary cell organelles, the endoplasmic reticulum that forms the cellular network, intracellular network inside the cell, on its surface the ribosomes are found attached. सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है, ध्यान रहे कि राइबोसोम का जो टाइप होता है, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम का जो टाइप होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि उसमें उपस्थित जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसको हम मेज़र करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी में, एक फिजिकल पैरामीटर होता है जिसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, हो सकता है कि आप ना जानते हो। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे बाल्टी में आप कागज़ के कुछ टुकड़े, पहले उसमें पानी भर लो, बाल्टी में पानी भर लो, फिर उसमें कागज़ के कुछ टुकड़े डालिए, जाहिर सी बात है कि वो डूबेंगे नहीं। लेकिन अगर उसमें आप कांच की कुछ गोलियां या लोहे के छर्रे अगर आप डाल देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो पानी के अंदर नीचे जाकर सेटल कर जाएंगे। हैवी आइटम्स किसी भी लिक्विड की तलहटी में जब नीचे जाकर के स्थित होते हैं तो इस घटना का नाम होता है, इस प्रक्रिया का नाम है सेडिमेंटेशन, यानी कि वो नीचे की तरफ सेटल कर गया है, बैठ गया है। जिस रेट से वो नीचे जा रहा है, इस रेट को एक फिजिकल क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं एंड दैट इज नोन एज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट स्विजबर्ग, देयरफॉर इट इज डिनोटेड एज एस। एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइट। तो इस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर हैं उनके वजन के हिसाब से, उनके मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से
राइबोसोम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें अगर, तो ये 70S टाइप का इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ वन स्मॉलर यूनिट एंड वन लार्जर यूनिट, राइट। दिस वन इज नोन एज द स्मॉल सब यूनिट एंड दिस वन इज द लार्जर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। इसमें जो स्मॉल सब यूनिट है इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 30S है और इसका है 50S। जो इसकी बड़ी यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 50S है और इसकी जो छोटी यूनिट है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 30S है। ध्यान रहे ये दोनों टर्म एडिटिव नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम राइबोसोम की बात करें तो लिख रहे हैं कि साहब कंप्लीट राइबोसोम, इसका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो 70S है, राइट। फिर जब स्मॉल यूनिट की बात करते हैं तो हम इसको 30S बोल रहे हैं, लार्ज यूनिट की बात करते हैं तो हम इसको 50S बोल रहे हैं, तो दोनों को जोड़ करके 80S होना चाहिए। फिर ये 70S कहाँ से आ गया? कह रहे साहब मैथमेटिक्स मत लगाइए इसमें, 50 और 30 80 नहीं, हम इसे जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जब दोनों यूनिट्स एक साथ होते हैं तो इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S आता है। इसका मेजरमेंट किया जाता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। आगे चल करके हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से इसका मेजरमेंट किया जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का। हैवीएस्ट द मॉलिक्यूल, लार्जेस्ट विल बी इट्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। किसी भी बायोमॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पानी में कांच की गोली डूब जाएगी जल्दी, लेकिन कागज़ का टुकड़ा नहीं, क्योंकि वो हल्का है। कांच की गोली है भी है तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका ज़्यादा है? कांच की गोली का। लोहे के छर्रे का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा है, वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन कागज़ के टुकड़े का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, जो कि पानी में डूबेगा नहीं, राइट। समझ में आ गई बात? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग अलग यूनिट का अलग अलग है। जब इनको एक साथ मेजर किया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एडिटिव इनका इफेक्ट 2 + 2 4 ही आवे, 2 + 2 1 भी हो सकता है। तो इसी तरह से 50 + 30 = 80 नहीं, 50 और 30 के जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वाली यूनिट्स हैं जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी और फिर इसका कंबाइंड हम मेजर करेंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दैट विल कम इक्वल्स टू 70S, नॉट इट इज़ 80S। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो दोनों इसकी यूनिट्स होती हैं ये अपने आप जुड़ती हैं या फिर इनको जोड़ने के लिए कोई स्पेशल डिवाइस होती है। ध्यान रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एज आई हैव टोल्ड यू हियर जस्ट नाउ, दैट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ऐसी कंडीशन में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये जो राइबोसोम होते हैं इनकी दोनों यूनिट्स एक दूसरे से बिखरी हुई अवस्था में साइटोप्लाज्म में इधर उधर पड़े हुए पाए जाते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। देयरफॉर दीज टू यूनिट्स of the 70S type of ribosome are found scattered in the cytoplasm, right? लेकिन जिस समय इनकी जरूरत पड़ती है ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ध्यान रहे कि न्यूक्लिक एसिड जहां पर भी होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। राइबोसोम की ये जो दोनों यूनिट्स हैं, दीज कैरी द निगेटिव चार्ज बिकॉज द न्यूक्लिक एसिड इन देम कैरीज द निगेटिव चार्ज, right? Therefore, if you want to connect these two, if you want to make the physical attachment of these two units, you require a metal ion carrying the positive charge. And what is that metal ion? It is the magnesium ion that carries the +2 charge. This comes in between these two units and makes the attachment. कहना आसान है? This step is very very complex. It is not so simple. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इतनी आसानी से ये नहीं जुड़ेंगे। इसकी टेक्निक हम आपको समझाएंगे जिस समय हम बात करेंगे
कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कैसे होता है। तो ये दोनों यूनिट्स मैग्नीशियम आयंस की मदद से कनेक्ट होते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए क्या डिवाइस होती है, कैसे ये दोनों लाकर जुड़ते हैं। दीवार का जैसे निर्माण हो रहा है तो राजगीर तो दीवार के पास है, ईंटा लेकर आता है कौन, मिस्त्री, वो मजदूर जो होता है ईंटा अपने कंधे पर लाद के लाता है, सीमेंट कोई दूसरा लाता है, लेकिन इन्हें जोड़ने का काम मिस्त्री करता है। तो कौन ईंटा लेके आएगा, कौन सीमेंट लेकर आएगा, कौन इन्हें जोड़ेगा, ये सारी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। उसमें हम बात करेंगे इस पर। केवल अभी इतना समझ लीजिए, इन दोनों यूनिट्स को जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में यहां पर एक आयन की जरूरत पड़ती है, एंड दैट आयन इज Mg++ आयन, मैग्नीशियम आयन, दैट मेक्स द कनेक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द राइबोसोम ऑफ 70S टाइप। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, राइट। इस प्रकार से अब आप समझ गए। अब इस गठरी के अंदर है क्या चीज, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि इसकी जो छोटी यूनिट है, जो इसकी छोटी यूनिट है कौन, 30S। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 16S टाइप का राइबोसोमल आरएनए होता है, देखिए यहां पर, और 21 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के होते हैं। You can write it. The smaller subunit of 70S type of ribosome is made up of ribosomal RNA and protein. बायोमोलिक्यूल्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हमने आरएनए का वजन इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के टर्म में यहां पर लिखा है, राइट। इसलिए आरएनए का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 16S है, 16 स्विच वर्ग यूनिट है जो आपके सामने है राइबोसोमल आरएनए। इसके साथ जो प्रोटीन्स लगे हैं वो कौन है, 21 डिप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस आरएनए का साथ देते हैं और 30S टाइप का राइबोसोम बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट, नो। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो लार्जर सब यूनिट है, किसकी, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है वो किससे बनी हुई है, सॉरी, तो बात कर रहे थे ये लार्जर सब यूनिट की बात कर रहे थे, दैट इज 50S। 50S सब यूनिट में जब हम राइबोसोम की बात करेंगे तो यहां पर 5S राइबोसोमल आरएनए होता है और 23S राइबोसोमल आरएनए होता है, राइट, दिस वन। और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कितने, 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, दैट इज द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। नोट कर लीजिए इस चीज को, 5S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए और 30 प्रोटीन्स होते हैं। यू कैन राइट हियर, अगर हम यहां पर देखें तो 16S राइबोसोमल आरएनए है और प्लस 21 प्रोटीन है, और अगर हम यहां पर बात करें तो 5S राइबोसोमल आरएनए, 23S राइबोसोमल आरएनए और 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, दैट इज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यू कैन सी हियर, बात समझ में आ गई होगी। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। अब अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, कम एंड सी व्हाट इज द यूकैरियोटिक राइबोसोम। कौन से राइबोसोम की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं, कैसा होता है ये, इट इज 80S टाइप।
और इसकी दो यूनिट होती हैं। इसकी जो लार्जर यूनिट होती है, लार्जर यूनिट, इट इज 40s टाइप, और जो इसकी 60s टाइप, और जो इसकी स्मॉलर यूनिट है इट इज 40s टाइप। अब आप कहेंगे साहब 60 + 40 = 100। जी नहीं, डोंट गो टू 100, इट इज 80s। जब इनकी दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो जो कंबाइंड इसका जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है वो 80s होता है। इट इज नॉट गोइंग टू इक्विवेलेंट टू द 100, ये 100 के बराबर नहीं होता। अब अगर इसका हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो अगर हम इसकी बात करें यहां पर तो 16s की जगह पर 18s राइबोसोमल आरएनए होगा। प्रोटीन जहां पर उसमें 21 थे, इसमें 34 प्रोटीन्स होंगे। इसकी बड़ी यूनिट की अगर हम बात करें तो जहां पर 23 था, इसमें 28s राइबोसोमल आरएनए होगा, 5.8s राइबोसोमल आरएनए होगा और 5s राइबोसोमल आरएनए होगा, और इसके साथ इसमें 40 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे? 40 प्रोटीन्स होंगे। इस तरह से, और इनको कनेक्ट करने के लिए यहां पर मैग्नीशियम आयंस भी आते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 30s और 50s इन दोनों से मिल करके 70s राइबोसोम बन रहा था, और इनकी दोनों यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत थी। उसी प्रकार से यूकैरियोटिक राइबोसोम में दोनों यूनिट्स को कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? मैग्नीशियम की। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस यहां पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का आ रहा है, क्योंकि आरएनए का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। जहां उसकी यूनिट में 16s था, यहां पर 18s है। वहां पर 23 था, उसकी जगह यहां पर 28s है। 5.8s एडिशनल है, 5s उसमें भी था, यहां पर भी है, लेकिन प्रोटीन की संख्या 40 है, और जहां पर वहां 21 था, यहां पर 34 है। इस प्रकार से ये प्रोटीन और आरएनए का वेरिएशन है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दोनों यहां पर वेरी कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण होना है, तो आपको लिस्ट इनकी बनानी है कि कौन कौन से आरएनए होते हैं, कितने टाइप के आरएनए होते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कितने प्रकार के राइबोसोमल आरएनए हैं, ये सारी जानकारी हो गई। अब जरा देखिए ट्रांसफर आरएनए, अगला जो मॉलिक्यूल है वो कौन है? ट्रांसफर आरएनए। वी विल कम टू डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए अंडर सेपरेट हेडिंग इन दिस चैप्टर, but here I would like to mention the name only, the transfer RNA. What is its function? What is its structure? What is its type? We will discuss all about these things in the separate heading. यहाँ पर केवल इतना जान लीजिए कि ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्जन्स नहीं है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, ये एक ही प्रकार का ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट की बात कर लें, चाहे हम यूकैरियोट की। अब उनमें कैटेगराइजेशन किस किस प्रकार का होता है? अगर इनके निर्माण की बात करें तो निर्माण के लिए कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, अलग अलग में अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के ट्रांसफर आरएनए होते हैं अपनी सेपरेट हेडिंग में। यहाँ पर केवल इतना जान लीजिए कि आपको राइबोसोमल आरएनए बनाना था, कितने टाइप का है ये हमने आपको बता दिया। दूसरा ट्रांसफर आरएनए बनाना है, ये हमने आपको बता दिया। और तीसरा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट बनता है इन प्रोकैरियोट्स। अभी हमने इसके पहले भी बताया था आपको, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट बनता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स HNRNA बनता है। द HN स्टैंड्स फॉर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या कह रहे हैं? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हम इसे हेट्रोजीनियस आरएनए क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में बनता है। जाहिर सी बात है कि ये कहाँ बनेगा? यूकैरियोटिक सेल्स में। कहाँ बनेगा? यूकैरियोटिक सेल्स में। इट विल नॉट बी फॉर्म्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स,
कहाँ बनेगा ये यूकैरियोटिक सेल्स में बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए यहां पर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के बनने की बात अगर आती है तो दिस विल बी फॉर्म्ड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों कहते हैं इसको हेट्रोजीनियस, हम इस पर चर्चा अपने अगले सेगमेंट में करेंगे। फिलहाल एक बात यहां पर जो आपको लिखना है वो ये है कि हेट्रोजीनियस आरएनए इज द प्रिकर्सर टू मैसेंजर आरएनए इन यूकैरियोट्स। तो यहां पे इस बात को आप नोट कर लेंगे कि इट इज द प्रिकर्सर टू मैसेंजर आरएनए। HNRNA, heterogeneous nuclear RNA, is precursor to messenger RNA. Means in eukaryotic cells you cannot form messenger RNA directly. The primary transcript का मतलब जो कि DNA से जो RNA डायरेक्ट बन रहा है हम उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। यह प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोकैरियोटिक सेल में डायरेक्ट मैसेंजर RNA है, लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहां पर ये डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए ना होकर ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के फॉर्म में होता है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है भाई, सब मामला सही है। चलिए अब बात करेंगे कि इनको बनाने वाला जो एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए और इस पर चर्चा करें कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। इनको बनाने वाला एंजाइम, यानी कि आरएनए को बनाने वाला एंजाइम, आरएनए को बनाने वाला एंजाइम कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेजेज, हम इसका एक नाम और रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं इसको, किसे, इस एंजाइम को, जिसे हम शॉर्टकट में आरएनए पॉलीमरेज कह रहे हैं। अब अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स all the different type of RNAs are formed by the single type of RNA पॉलीमरेज एंजाइम। एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज, जितने भी प्रकार के आरएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, सबके लिए एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये बात समझ में आ गई। ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल्स, कहां पर बात कर रहे हैं, इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ RNAs are formed by the different type of RNA polymerase enzymes।
डिफरेंट प्रकार के आरएनए, डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आरएनए के लिए डिवीजन ऑफ लेबर है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स 3 तरह के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3rd। यू कैन राइट हियर type of RNA polymerases in eukaryotic cells and their role. टाइप की अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेजेज की, तो ये हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 हैं। इधर हम लिख लेंगे टाइप, और अगर हम यहाँ पर लिखें टाइप ऑफ आरएनए, किस आरएनए का वो निर्माण कर रहे हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 ये हो गया, आरएनए पॉलीमरेज 2 ये हो गया, और आरएनए पॉलीमरेज 3rd नीचे है, राइट। अब यहां पर अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज 3rd, तो ये ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। RNA polymerase 3rd is responsible for transfer RNA, 5S ribosomal RNA and snRNA। जब हम RNA polymerase 2nd की बात करते हैं तो मैसेंजर RNA कहां पर बनेगा, प्रोकैरियोट में, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, यूकैरियोट की। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, hnRNA का निर्माण करेगा। जब हम आरएनए पॉलीमरेज 1st की बात करते हैं तो यहां पर 16S, 23S, 28S एंड 5.8S एंड 18S कौन, राइबोसोमल आरएनए। ये आप लिस्ट बना लीजिए, किस प्रकार के आरएनए का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। अब सॉरी, यहां पर ध्यान देना है, ये दोनों गलत लिख गए हैं। ये प्रोकैरियोटिक हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये प्रोकैरियोटिक हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। यूकैरियोट्स में जो पाए जाते हैं तो 28S होता है, 5.8S होता है, 18S राइबोसोमल आरएनए। ये 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए ये किससे बनते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 से। मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट में बनता है, और यहां पर क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनेगा। तो हम इसकी कहानी लिख रहे हैं यहां पर, ट्रांसफर आरएनए। और 5S आरएनए बच गया था जो कि आरएनए पॉलीमरेज 3rd के द्वारा बनेगा, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, snRNA स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। snRNA, snRNA का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, और इसके साथ आरएनए जोड़ दीजिए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इट इज नोन एज snRNA। hnRNA क्या है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। यही आगे चलकर किस में चेंज हो जाता है, आगे चलकर ये मैसेंजर आरएनए में चेंज होता है। hnRNA के मैसेंजर आरएनए में चेंज करने की कहानी एक सेपरेट टॉपिक में है, जिसको हम प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं। हम इस पर बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। फिलहाल यहाँ जान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 28S, 5.8S, 18S राइबोसोमल आरएनए के लिए जिम्मेदार है। जब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2nd की, तो ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण करता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये यूकैरियोटिक आरएनए सेल में बनता है, और यही प्रिकर्सर है, अर्थात एक कच्चा पदार्थ है जिससे आगे चलकर प्रोसेस होकर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। जब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3rd की, तो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए है, 5S आरएनए है और snRNA है। इन सब के लिए जिम्मेदार जो आरएनए पॉलीमरेज है
वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। बात समझ गए? डिफरेंट प्रकार के आरएनए, डिफरेंट प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। कहां पर? दिस डिवीजन ऑफ लेबर यू कैन सी इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये है, ये बनेगा कैसे? डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3'5 होता है जिसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक 5'3 होता है जिसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या आरएनए इन दोनों स्ट्रैंड पर बनेगा? जैसा कि आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने बताया था कि दोनों स्ट्रैंड की कॉपी होती है, राइट? बट हियर इन दिस केस सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस ओनली ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। चर्चा करेंगे हम आगे अपने अगले सेगमेंट में, अगले लेक्चर में। दूसरा जो स्ट्रैंड यहाँ पर 5'3 वाला होता है, इस पर आरएनए का निर्माण नहीं होता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं होता इसकी चर्चा करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पर हैं, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इस एंजाइम के क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, और ये किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज सभी विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण कर देता है, इन पर चर्चा करेंगे। लेक्चर हमारा जारी रहेगा, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ना ना पड़ेगा एनसीईआरटी, यह लेक्चर पढ़ लो जाके घर पे, सब मामला ठीक हो जाएगी। क्यों भैया? यही लेक्चर पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। नोट्स बना लो, क्वेश्चन बाहर से नहीं, इसी में से रहेंगे सब। इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये डीएनए को अपना टेम्पलेट इसकी तरह इस्तेमाल करता है, क्या मैकेनिज्म होती है। धीरे धीरे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसलिए एक भी लेक्चर अगर गैप मारेंगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखना, बी अलर्ट। मज़ा आ रहा है? चलिए ठीक है, थैंक यू।